कहा जाता है कि हर कीमती चीज सोना नहीं होती और ऐसा ही कुछ हाल हमारे देश के मुंबई का है। एक टाइम था जब मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का सेकेंड होम कहा जाता था। जी हाँ, ये बात उस टाइम की है जब हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला जैसे माफियाओं का मुंबई में सिक्का चलता था। इनके एक इशारे पर खून की नदियाँ बह जाती थी। दोस्तों, मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा कैसे हुआ, ये जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर अंडरवर्ल्ड में मुंबई ने दस्तक कैसे और कब दी। ये बात 1950 की है जब मुंबई में शराब की सेल पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। उस टाइम कफ सिरप को भी यह कहकर बंद कर दिया गया था कि उसमें सिर्फ थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा पाई जाती थी। गवर्नमेंट के इस डिसीजन का ये अंजाम हुआ कि देखते ही देखते पूरी मुंबई में शराब की डिमांड बढ़ गई और इसके साथ शुरू हुई इसकी इल्लीगल सेल। छोटे नेताओं और गुंडों ने घर में ही शराब की भट्टियां लगाना शुरू कर दी और इस गैर कानूनी सेल में पुलिस का भी रोल सस्पिशियस रहा। बात यह है कि कई पुलिस वालों ने रिश्वत लेकर इन शराब की भट्टियों को लगने दिया और इसी सुलगती हुई भट्टियों से शुरू हुई मुंबई में अंडरवर्ल्ड्स की कहानी। जब शराब की स्मगलिंग बड़े तादाद में होने लगी तो इस धंधे में रहने वाले लोगों के बीच दुश्मनी भी बढ़ने लगी। अपना रुतबा दिखाने के लिए और सिक्का चलाने के लिए लड़ाइयाँ शुरू होने लगी और इसी लड़ाई के दरमियान मुंबई कई गैंग्स में बढ़ गए। वैसे तो मुंबई में कई माफिया आए, लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा भी है जो बिना गोली चलाए अपने आप को मुंबई में एक अलग पहचान दिलाई। हम बात कर रहे हैं माफिया तस्कर हाजी मस्तान की, जो कि मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। किसान परिवार में पैदा होने की वजह से हाजी मस्तान ने गरीबी खूब देखी। उसने अपनी ज़िंदगी की स्टार्टिंग कुली के तौर पे की और बाद में उसने कीमती सामानों की स्मगलिंग करके खूब कमाई की और इस तरह अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बन गया। समंदर में इसका राज चलने लगा था और इसके पैसे करोड़ों में बन गया था और हमेशा उसके हाथ में विदेशी सिगरेट और सिगार रहते थे। भले ही मस्तान मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन था, मगर उसके हेल्पिंग नेचर और बिना लड़ाई झगड़े की वजह से वो हमेशा लोगों के दिलों में बसा रहा और धीरे धीरे इसके बाद करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और यूसुफ पटेल का नाम भी सामने आया। दोस्तों, इसके बाद महाराष्ट्र की माया नगरी में कई डॉन आए और गए। कई आपस की होने वाली लड़ाई में मरे और कई पुलिस की हाथों से, जबकि कुछ सिंपल मौत मरे। इसके बाद मुंबई पर राज करने वालों का एक नया दौर आया। मुंबई पर राज करने की तमन्ना रखने वालों की लिस्ट में एक नाम दाऊद इब्राहिम का भी है, जो 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद न सिर्फ आतंक का दूसरा चेहरा बना, बल्कि वो इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले पोजीशन पे भी है। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम के अलावा छोटा शकील, रामायणा, छोटा राजन, अरुण गौली, मनिया सुर्वे, माया डोलस वो नाम है जिनका मुंबई अंडरवर्ल्ड्स में बोलबाला था। ये गैंगस्टर, बिल्डर्स, बिजनेसमैन, फिल्म मेकर से वसूली मांगते थे और ऐसा नहीं करने पर उनका मर्डर कर दिया जाता था। कुछ ऐसा ही कहा जाता है टी सीरीज के ऑनर गुलशन कुमार के बारे में। 12 अगस्त 1997 को मुंबई में गोलियां चलती हैं, जिसमें टी सीरीज के ऑनर गुलशन कुमार का मर्डर कर दिया जाता है और गुलशन कुमार की मर्डर की ये वजह बताई जाती है कि डॉन अबू सुलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी। तब गुलशन कुमार ने इसे देने से साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से इसे मार दिया गया। जबकि इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया कि गुलशन कुमार को कुछ करीबी लोगों ने भी मरवाया था। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड की डाउनफॉल का सबसे पहला रीजन था कम्युनलिज्म यानी कौमवाद। 1990 से पहले अंडरवर्ल्ड कभी धार्मिक चीज़ों पे नहीं बटा था। कोई हिंदू मुस्लिम लीडर्स के अंदर तो कोई मुस्लिम हिंदू लीडर्स के अंदर काम कर रहे थे। एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करना ही मुंबई अंडरवर्ल्ड्स की खासियत थी। लेकिन इंडिया से बाहर निकलने के बाद और आईएसआई जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट में आने के बाद दाऊद और दूसरे गैंग्स रिलीजियस ग्राउंड पे अलग होने लगे। अंडरवर्ल्ड के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट भी है, जिसने मुंबई पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज को सबक सिखाने का काम किया। मुंबई में 2 घंटे 10 मिनट के अंदर लगातार 12 धमाके हुए, जिसमें कि 257 लोग मारे गए और 1300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें बताया गया कि बाबरी मस्जिद तोड़ने की वजह से ये ब्लास्टर किए गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के बाद मुंबई में काफ़ी प्रदर्शन हुए, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन, मोहम्मद तोसा और मुस्तफ़ा तोसा ने बदला लेने के लिए मुंबई में ब्लास्ट कराने के लिए प्लान बनाया था। वैसे तो इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कुछ बॉलीवुड एक्टर्स का भी नाम सामने आया था, लेकिन इस ब्लास्ट के बाद संजय दत्त रियल लाइफ खलनायक बने। दरअसल संजय दत्त को अबू सुलेम और रियाज सिद्दीकी से AK-56 राइफल और कारतूस की डिलीवरी लेने और उन्हें रखने का दोषी बताया गया था।
जिसके बाद 31 जुलाई 2007 को कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि संजय दत्त ये दलील देते रहे कि उन्होंने फैमिली सेफ्टी के लिए ये हथियार अपने पास रखे थे। उनको इन बम धमाकों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हालांकि कोई सबूत न मिलने की वजह से फिर भी उसको जेल जाना पड़ा। मुंबई ब्लास्ट से पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में कोई तालमेल नहीं था, लेकिन इस ब्लास्ट से न सिर्फ महाराष्ट्र ने सबक लिया बल्कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने भी लोकल पुलिस का साथ लिया। वहीं 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद छोटा राजन दाऊद से अलग होकर अपना अलग ग्रुप चलाने लगा। खुद को हिंदू डॉन साबित करने के लिए उसने बॉम्ब ब्लास्ट के उन आरोपियों को मारनी शुरू कर दी। उधर छोटा शकील ने भी पलटवार कर दी और दंगों के आरोपियों को मारना शुरू कर दिया। आए दिन सड़कों पर मर्डर के केस आने लगे थे। गैंगस्टर, बिल्डर्स, बिजनेसमैन और फिल्म मेकर को जान से मार रहे थे। हद तो इतनी हो गई थी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक कपड़े के कारोबारी को शकील गैंग ने मर्डर कर दिया था। इसके बाद मुंबई गवर्नमेंट ने अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए मकोका एक्ट 1999 यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट पास किया। मकोका एक्ट पास होते ही मुंबई पुलिस की पावर 2 गुनी बढ़ गई। मुंबई पुलिस सीरियल ब्लास्ट की वजह से पहले ही परेशानी में थी। ऐसे में जब मकोका पास हुआ तो मुंबई में गैंगस्टर के इनकाउंटर का ऐसा दौर शुरू हुआ कि हर कोई देखता रह गया। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई पुलिस हर एक दिन कई इनकाउंटर कर रहे थे। इस दौरान इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, विजय सालास्कर, प्रदीप शर्मा और सचिन वेजे ऑफिसर्स सामने आए, जिन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि पुलिस और कानून आज भी जिंदा है। वैसे तो इन सभी इनकाउंटर की एक ही कहानी होती थी, जो ये थी कि सोर्स मिलने पर पुलिस बताए गए ठिकाने पर रेड डालती थी। गैंगस्टर को सरेंडर करने को कहा जाता, लेकिन ये गुंडे पुलिस पे ही फायरिंग कर देते। ऐसे में पुलिस सेल्फ डिफेंस करते हुए उन गैंगस्टर को शूट कर देती। दोस्तों, पुलिस को अपनी ये स्टोरी सुनाने की वजह से और इनकाउंटर की वजह से मुंबई पुलिस पर भी कई एलिगेशन लगे। इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल तक का नाम भी दिया गया। पुलिस पे यह आरोप लगा कि उन्होंने शूटिंग में कई सारे बेगुनाहों की भी जान ली है। इसी रीजन की वजह से कई पुलिस वालों को फेक इनकाउंटर की वजह से जेल भी जाना पड़ा। फिर इसके बाद फेक इनकाउंटर को पता लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई और इस कमेटी ने कोर्ट को 223 वर्कों की अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पुलिस को गाइडलाइंस दी गई कि इनकाउंटर की हालत में पुलिस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक तरफ मुंबई में खूब गोलीबारी हो रही थी तो दूसरी तरफ पुलिस अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को भी तेज कर रही थी। गैंगस्टर का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये लोग बार बार अपना ठिकाना बदल रहे थे। ऐसे में पुलिस अपना कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा किया, जिसमें कि फौरन से होने वाली खुफिया जानकारी का पता कर सके, और कुछ ऐसा ही होने लगा। पुलिस को गैंगस्टर की जानकारी मिलने लगी और देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड की जड़ें मुंबई से खत्म होने लगी थी। और फिर एक ऐसा वक्त आया जिसमें गैंगस्टर को मुंबई छोड़ने में ही भलाई नजर आई और जो रह गए वो सलाखों के पीछे पहुंच गए, और इस तरह मुंबई से हमेशा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड का डर खत्म हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये इतना इजी रहा होगा या बहुत हार्ड? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।